हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और ये शायद फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पहला थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से सभी चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको फिजिक्स में बता ही दिया, बट यहाँ भी सुन लो कि जैसे आप अगर इसको सिस्टम मानते हो, इस मार्कर को सिस्टम मानते हो, तो इसके आजू बाजू जो चीज़ें होंगी ये हो जाएगी बाउंड्री, और इसके अलावा बचा हुआ सब कुछ हो जाएगा सराउंडिंग। आप, मैं, मोबाइल, लैंप, कुछ भी, ये सब हो जाएगा सराउंडिंग। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को अपने ऑब्जर्वेशन में जब लेते हो तो वो बन जाता है सिस्टम। उसके आजू बाजू जो भी कवरिंग है या फिर कोई इमेजिनरी चीज़ मान सकते हो आप, उसके आजू बाजू जो चीज़ें हैं वो हो जाती है उसकी बाउंड्री, और बचा हुआ सब कुछ हो जाता है सराउंडिंग। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़ इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल की। तो देखो इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल की खासियत, तो बेसिकली इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, जो अमाउंट पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे पानी आप एक बूंद लो या एक ड्रम ले लो, लेकिन उसका टेम्परेचर जब आप मेजर करोगे तो दोनों का ही सेम ही आएगा, राइट। लेकिन जो मास वगैरह होता है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, क्योंकि बेसिकली वो डिपेंड करता है अमाउंट पर। आप ज़्यादा मास लोगे तो उसका वजन ज़्यादा होगा, कम लोगे तो कम होगा, राइट। अच्छा, एक और चीज़, इसमें क्लोज्ड सिस्टम वगैरह होता है। तो ओपन सिस्टम मतलब उसमें हीट और मैटर दोनों फ्लो करेगा। क्लोज्ड सिस्टम मतलब हीट फ्लो करेगी लेकिन मैटर फ्लो नहीं करेगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड ना करे, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब वो जो पाथ पर डिपेंडेंट हो, तो वर्क हो गया, हीट हो गया, ये पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलो चैप्टर शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री। तो बेसिकली आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते होंगे कि फिजिक्स में कब वर्क पॉजिटिव कब नेगेटिव, केमिस्ट्री में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। फिजिक्स का सिस्टम अच्छा है, केमिस्ट्री का सिस्टम खराब है। ठीक है, ये है ट्रिक, ये दो लाइन। फिजिक्स का सिस्टम अच्छा है, केमिस्ट्री का सिस्टम खराब है। तो अगर केमिस्ट्री का सिस्टम खराब है तो इसका मतलब जब काम सिस्टम करेगा तो खराब ही करेगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इसमें होता है नेगेटिव। और क्योंकि फिजिक्स का सिस्टम अच्छा है तो सिस्टम जब काम करेगा तो वो पॉजिटिव करेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में जब वर्क डन होगा सिस्टम पर तो वो अच्छी बात होगी कि भाई चलो सिस्टम पर अब थोड़ा काम हो रहा है, क्योंकि सिस्टम तो खराब है ना। लेकिन फिजिक्स का क्योंकि सिस्टम अच्छा है तो अगर उस पर काम करोगे तो बेसिकली खराब कर रहे हो, तो इसलिए ऑन द सिस्टम फिजिक्स में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल पीडीवी। उसमें सिर्फ पीडीवी होता था, इसमें माइनस पीडीवी होता है, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। ठीक है, इसको फिर आप लोग एनआरटी बाय वी लिख सकते हो, एनआरटी बाय वी डीवी। ठीक है, आइसोथर्मल के केस में जैसा करते थे तो बेसिकली आपका फॉर्मूला आ जाता है 2.303 एनआरटी एलएन वी फाइनल, ठीक है, माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, एनआरटी कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन वी डीवी करोगे तो एलएन वी एफ अपॉन वी आई आ जाएगा, माइनस यहीं पर है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 2.303 आ गया तो ये एलएन नहीं रहेगा, ये रहेगा log टू द बेस 10। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर 2.303 नहीं लिखते तो यहाँ एलएन लिख सकते थे। हीट की बात करें तो हीट सेम है, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर हीट रिलीज हुई है तो वो नेगेटिव रहेगी, ये सेम रहता है दोनों में ही। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि वर्क डन का साइन चेंज हो जाता है इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 20 किलो जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज 10 किलो जूल वर्क। तो सिस्टम ने काम किया 10 किलो जूल का, तो मतलब वर्क डन माइनस 10 किलो जूल आ जाएगा, और 20 किलो जूल हीट हमने दिया था, तो बेसिकली डेल्टा यू क्या आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू आ जाएगा 10 किलो जूल का। सिंपल। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकता है, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अब डिफरेंट प्रोसेसेस देख लेते हैं। चलिए अभी हम लोग इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है मैक्सिमम वर्क का, उसको भी देख लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ठीक है, अब आपको छोटी मोटी चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली हम लोग वर्क डन कराने के लिए अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो हमें इसको इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप में करना पड़ता है। इनफाइनाइट स्टेप मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक फ्लास्क है और यहाँ पे पिस्टन लगा पड़ा है। ठीक है, तो इस पिस्टन पर और यहाँ पे तुम्हारे पास सैंड है, तो अगर पिस्टन को तुम्हें इसे ढकेलना है तो ऐसे नहीं ढकेल सकते तुम्हें सैंड से एक एक पार्टिकल उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये जो पिस्टन है वो नीचे जाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे फिर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो एक एक पार्टिकल उठा के रखना मतलब क्या, सैंड में कितने पार्टिकल होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट स्टेप वाला होता है, ये सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एनीवेज, तो बेसिकली जो
एक्सटर्नल प्रेशर होता है इस पिस्टन पे, उसके लगभग सेम अमाउंट पे प्रेशर हम लोग लगाते हैं, जिसके कारण जो चेंज इन प्रेशर आता है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। तो P माइनस पी एक्सटर्नल जो इसमें आता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा आता है, दैट इज़ dP। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, P माइनस dP हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल दो तो वर्क डन हो जाएगा माइनस इंटीग्रल P माइनस dP dV। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी माइनस P dV माइनस dP dV। अब dP बहुत छोटा था, dV और भी छोटा है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन बचता है माइनस इंटीग्रल P dV। फिर आप प्रेशर को वही रिप्लेस कर देते हो माइनस nRT बाई V से। PV इक्वल टू nRT होता है ना, तो P इक्वल टू nRT बाई V हो जाता है। ठीक है, nRT बाहर ले लो, माइनस nRT बाहर ले लो, तो इसके अंदर बचा 1/V dV। तो ये हो जाता है माइनस nRT ln V1 से V2 कर रहे हो मान लो, तो ln V2 बाई V1 आ जाता है। अब आपको बॉयल्स लॉ से पता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, KTG आपने देखा होगा मेरा लेक्चर। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू हो जाती है P1 अपॉन P2। तो वर्क डन हो जाता है माइनस nRT ln P1 अपॉन P2। बाकी आप ln को अगर लॉग में चेंज करना चाहो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो log टू द बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोसेसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता ही है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट प्रोसेसेस। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस को आप उतना डिटेल में नहीं दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा T0 होता है, डेल्टा U0 होता है। तो इस केस में जो Q होता है वो माइनस W के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V0 होता है, इसका मतलब वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है, उसमें से W नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा P0 होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इसमें डेल्टा U बराबर Q प्लस W ही रहेगा। बस W का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास P इंटू डेल्टा V। ठीक है, क्योंकि P कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ गया, अंदर बचा डेल्टा V। ठीक है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें बेसिकली Q0 होता है, तो PV रेज टू गामा इसमें कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W ही होता है, और इसमें W का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। गामा क्या चीज़ होती है, एडियाबैटिक रेशियो होता है। गामा का फॉर्मूला होता है CP बाय CV। CP CV के बीच में रिलेशन होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। और मैंने आपको इसको KTG में याद करवाया है ऑलरेडी कि CV याद कर लो आप लोग। मोनो एटॉमिक डायटॉमिक गैस के लिए 3R/2 होता है मोनो का, डाई का होता है 5R/2। उससे आप CP निकाल लोगे और गामा निकाल लोगे। वैसे एग्जाम में गामा दिया रहता है जनरली, एनीवेज तो नहीं दिया तो भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट प्रोसेसेस। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक नई क्वांटिटी की, जो कि होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज प्लस PV वर्क। ठीक है, ये होता है एंथैल्पी। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो कि जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, और इसके और इंटरनल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG क्या है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गैसेज। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताऊँ, 2C प्लस 3H2 गिव्स C2H6। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। तो बेसिकली ये गैस है और ये भी गैस है, तो इस केस में डेल्टा NG निकालोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो इसमें एक गैस मॉलिक्यूल है, इसमें 3 गैस मॉलिक्यूल है, ये तो सॉलिड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है -2। तो बेसिकली डेल्टा NG हो गया -2। तो सिमिलरली आप बाकी रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखो। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन का भी सेम फॉर्मूला होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो वर्क डन होता है वो होता है वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी यही होता है, बस माइनस आ जाता है, तो माइनस डेल्टा NG RT होता है किसी भी वर्क डन का फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ओके, तो आगे आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस दी हुई है अलग अलग एंथैल्पीज की, तो उनको आप लोग एक एक करके याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में किसी एक को डिफाइन करने के लिए आपको आ सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 3 टाइप की एंथैल्पीज दी हुई है। पहले में आप लोगों को बोला है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे। फिर नेक्स्ट आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन से अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे। और नेक्स्ट आप लोगों को बोला है बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से अगर आप लोगों को चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन से आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बस बॉन्ड एंथैल्पी में चेंज हो जाता है। इसमें अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, टेंशन मतलब मैं न्यूमेरिकल भी अभी एक एक करा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है समेशन डेल्टा H
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन कंबशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है और बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, जेम्स बॉन्ड आरपी सिंह। ठीक है, आरपी सिंह हमारे इंडियन बॉलर और जेम्स बॉन्ड शायद न्यूजीलैंड के, पता नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जेम्स बॉन्ड और आरपी मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड तो बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाकी जो बचा सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ओके, सो थर्मो, तो बेसिकली हम लोग ने दो क्वेश्चन लिया है, एक में हम लोग कंबशन फॉर्मेशन का करेंगे और एक में हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी वाला करेंगे। तो आप देखो, अगर कंबशन की बात करो तो वो बेसिकली फॉर्मेशन के ही इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि कंबशन में भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो और उसमें जो कंपाउंड्स हैं वो बने हैं। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है CH4 का। अब देखो, इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब वही है बेसिकली कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी, क्योंकि ये रिएक्शन, तो ये बेसिकली CH4 के कंबशन का ही रिएक्शन है। तो आप लोगों को एक तरीके से डेल्टा HR ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ जेम्स बॉन्ड का RP के साथ है। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड का RP है, ठीक है, बाकी सबका नहीं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में CO2 है तो CO2 का एंथैल्पी माइनस 393.5 प्लस 2H2O है तो 2 टाइम्स H2O का कितना है, माइनस 285.8। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया ये, इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। माइनस O2 बेसिकली एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस CH4 का ले लो, CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है माइनस 74.8। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, इसका मतलब सबके फॉर्म होने में हीट रिलीज होती है, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि माइनस साइन का सिग्निफिकेंस हमें पता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल लेना, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, H2O में 2 था तो हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, हम लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी दी है C और H के बीच में, CL के बीच में, HCl के बीच में, और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हमें दे रखा है और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया तुम पता करो बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कि CCl के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी आप कैलकुलेट करो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल तरीके से करेंगे, हमें पता है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर बना के चलते हैं। तो CH4 का स्ट्रक्चर बना लो, CHHH, Cl2 का Cl, CH3Cl का H, HCl, HCl का HCl। ठीक है, चारों स्ट्रक्चर हमने बना लिए। तो अब डेल्टा HR का फॉर्मूला क्या होता है, RP, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल्टा H ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। एक एक करके करते हैं, पहले CH4 का करते हैं। तो इसमें 4 बॉन्ड है CH के, तो 4 इंटू CH का बॉन्ड कितना है, 414। ठीक है, प्लस फिर क्या है Cl2, तो Cl का बॉन्ड कितना है, 1, कितना होता है 243, तो 1 इंटू 243, ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, माइनस। अब प्रोडक्ट की बात करो तो CH3Cl में 3 CH बॉन्ड है, तो 3 इंटू 414 प्लस 1 Cl बॉन्ड है, तो Cl बॉन्ड हमें नहीं पता है, तो डेल्टा H बॉन्ड लिख दो उसको। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट भी लगा दो ताकि ये प्लस माइनस का लफड़ा ना हो बाद में। ठीक है, फिर प्लस HCl का सिर्फ एक बॉन्ड है और उसका वैल्यू दे रखा है 431, तो प्लस 431। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, डेल्टा HR भी आपको दे रखा है माइनस 104, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा H ऑफ बॉन्ड ऑफ CaCl पता चल जाएगा। इजी, चलो हेस लॉ देखते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हेस लॉ। तो हेस लॉ का एक क्वेश्चन करके आपको मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे हेस लॉ क्या कहता है। हेस लॉ ये कहता है कि बेसिकली आप एक रिएक्शन जब करते हो, तो बेसिकली आप एक रिएक्शन अगर करते हो तो उसके अलग अलग पाथ से आप जाओगे तो भी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में होगा क्या, बेसिकली तीन रिएक्शन या 2 रिएक्शन देगा और आपको बोलेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो, अगर दिए हुए 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन का एंथैल्पी इतना है तो कैसे करोगे इसको। तो आपको रिएक्शन क्या दिया उसको पहले समझो। तो रिएक्शन है SiO2 प्लस 3C गिव्स SiC प्लस 2CO। तो आप अब जो रिएक्शन दे रखा है ना उसमें पहले ये समझने की कोशिश करो कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर है। जैसे SiO2 यहाँ पे रिएक्टेंट में है, बट अगर आप यहाँ तीनों में देखो तो SiO2 यहाँ है और प्रोडक्ट में है, तो सबसे पहले इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो वो रिएक्शन बन जाएगा SiO2 गिव्स Si प्लस O2, और रिएक्शन उल्टा होगा तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस 911 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब देखो 3C यहाँ है, C और C यहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SiC प्रोडक्ट साइड है, SiC प्रोडक्ट साइड है, 2CO प्रोडक्ट साइड, 2CO प्रोडक्ट साइड, मतलब आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोएफिशिएंट्स हमें मैच करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 442 हो जाता, माइनस 442 हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब सब कुछ सेम है तो हम लोग एक बार इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके देख लेते हैं, अगर वो बनता है तो 2C प्लस O2 गिव्स 2CO और Si प्लस C गिव्स
SiC, ठीक है। इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो O2 से O2 खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। Si से Si खत्म हो जाएगा, SiO2 प्लस 2C और C3C गिव्स 2CO प्लस SiC, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा, कैसे, इसका एंथैल्पी -211, इसका -65.3, इनका टोटल कर दो। तो यहाँ पे जो भी इनका टोटल आता है, मतलब 911 में से 221 घटा दो, तो 911 में से 221 अगर आप घटा दोगे तो आपको मिलेगा 890, नहीं 790, 790 में से 65.3 घटा दो तो आपको मिलेगा 724.7, 624.7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो आपका रिएक्शन हो जाएगा इजी, तो वो आपका एंथैल्पी हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं इसको, तो ये हो गया हेस लॉ। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसमें जो एंट्रोपी है ना सिस्टम की, वो हमेशा बढ़ती है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको खटकी होगी, स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, जैसे पानी का वाटरफॉल में गिरना, ठीक है, वो खुद ब खुद प्रोसेस है, रिएक्शन नहीं बट वो प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो जाए। खाने का सड़ना अपने आप हो जाता है, वो रिएक्शन भी है, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ेगा। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सॉलिड है तो उसमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, कोई लिक्विड है थोड़े दूर दूर होते हैं, कोई गैस है तो बहुत दूर होते हैं। तो बेसिकली इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी बहुत कम है, क्योंकि सॉलिड में रैंडमनेस होती नहीं है। तो इस तरीके से आप एंट्रोपी को समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गया। अभी हम लोग कुछ क्वांटिटीज देखते हैं। पहला आता है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी अगर लेस देन 0 होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। डेल्टा जी इज लेस देन 0 तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी आपका 0 है तो प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप एंट्रोपी को भी समझ सकते हो। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस, ठीक है। और डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। रिवर्सिबल हीट निकाल लो, उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो तो आपको एंट्रोपी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस, डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगेन डेल्टा एस अगर 0 के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ये डेल्टा जी और ये डेल्टा एस के बीच में एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये रिलेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में, ओके। डेल्टा एच आपको पता है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस एंट्रोपी है और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो बेसिकली एंट्रोपी को कभी आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमेशा हम लोग चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका आप सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उनका डायरेक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो आपकी हाइट कितनी है तुम्हारी, मान लो तुम्हारी हाइट 5 फीट है। 5 फीट कैसे है, क्योंकि तुमने मान लिया कि जहाँ पे तुम्हारा पैर है ना वहाँ पे वैल्यू 0 है, रेफरेंस वैल्यू को तुमने 0 मान लिया, इसलिए तुम्हारी हाइट 5 है। तो बेसिकली एक तरीके से तुम अपना चेंज इन हाइट बता रहे हो, बात जरा ऊंचे लेवल की है। एनीवेज, तो बेसिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको एग्जाम में डेल्टा जी डेल्टा एस देके टी की वैल्यू पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। डेल्टा जी की एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा काम आता है बट फिर भी देख लो। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ठीक है। और क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट मतलब जैसे मान लो तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो रिएक्शन कोशेंट तुम्हारा आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्यू, ओके। तो ये कुछ खास बातें हो गई एंड दैट्स इट, योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच।